2.14 जिसमें वो कह रहा था टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 एंड 35 न्यूटन. Pick the correct answer for those given below and tell why is it the only one of the three that is correct. वो कह रहा है 3 आंसर ऑप्शंस में गिवन है, हमने कोई एक करेक्ट आंसर को चूज करना है और ये भी बताना है कि ऐसा क्यों है, ये करेक्ट क्यों है. एक बात याद रखें, जब भी दो वेक्टर आपस में ऐड हो और कोई रिजल्टेंट आए तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कम से कम कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, सबसे पहले तो आपने ये फाइंड करना है. यही बात मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. करेक्ट आंसर 70 न्यूटन है. ऐसा क्यों है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है. तो अगर तो दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 है तो फिर उनको ऐड करने से रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आएगी 95 न्यूटन. इसी तरह अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हो, यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो फिर रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड माइनस करके आएगी और ये कम से कम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है. इससे कम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड नहीं हो सकती. इसका मतलब है अब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिनिमम 25 आ गई, मैक्सिमम 95 आ गई. या तो मिनिमम 25 हो सकती है या मैक्सिमम 95 हो सकती है या इनके दरमियान में कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 70 न्यूटन. 100 क्यों नहीं है, क्योंकि 100 95 से ज्यादा है. और 20 क्यों नहीं है, क्योंकि 20 25 से कम है. हमारे पास रिजल्टेंट की रेंज क्या आई थी, रिजल्टेंट की रेंज हमारे पास आई थी 25 से लेकर 95 न्यूटन तक. ये हमारे पास रिजल्टेंट की रेंज आई. तो इसका मतलब है इसी रेंज के अंदर रिजल्टेंट हो सकता है, इससे बाहर नहीं हो सकता. ठीक है जी, ये था हमारा 14. अब वो कह रहा है 15 नंबर में, सपोज द sides of a closed polygon represent vector arranged head to tail. What is the sum of these vectors? वो कह रहा है फर्स्ट कर लें एक पॉलीगॉन है और उसमें जितनी भी साइड्स है वो सारे वेक्टर्स हैं जो हेड टू टेल रूल के थ्रू अरेंज है, एडिड है. बताएं इसका रिजल्टेंट क्या होगा. तो इसका रिजल्टेंट तो होगा 0 यानी नल वेक्टर. और ऐसा क्यों है, यहां पर मैंने एक ऐसी पॉलीगॉन कंसिडर की है जिसकी यहाँ पर 6 साइड्स है यानी हेक्सागॉन है. अब गौर करें, ए का हेड बी की टेल से मिल रहा है, बी का हेड सी की टेल से मिल रहा है, सी का हेड डी की टेल से मिल रहा है, डी का हेड ई की टेल से, ई का हेड एफ की टेल से. और फाइनली अब गौर करें यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर था ए और यहाँ पर लास्ट वेक्टर है एफ. अब गौर करें, लास्ट वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिल रहा है, लास्ट वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिल रहा है. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक क्लोज्ड पॉलीगॉन है और क्लोज्ड पॉलीगॉन में हमेशा रिजल्टेंट कितना होता है, 0. वेक्टर सम ऑफ दीज वेक्टर्स वुड बी 0. यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है और साथ हमने एक इक्वेशन भी लिख दी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू नल वेक्टर. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 के 2 पार्ट्स हैं. अभी हम पहला पार्ट करने लगे. वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. Two ships X and Y are traveling in different directions at equal speeds. 2 ships हैं X और Y, दोनों different directions में जा रहे हैं और दोनों की speed एक जैसी है. The actual direction of motion of X is due north. मैं साथ ही डायग्राम भी आपको शो कर देता हूँ. वो कह रहे हैं कि actual direction of X क्या है, नॉर्थ की तरफ. तो मैंने क्या किया, मैंने Vx speed of X ship इसको मैंने नॉर्थ की तरफ बना दिया. इसके बाद वो कह रहे हैं बट टू एन ऑब्जर्वर ऑन Y, यानी जो Y शिप में बंदा बैठा हुआ है उसके लिहाज से X की जो वेलोसिटी है वो क्या है, यानी Y के लिहाज से X की वेलोसिटी, X की वेलोसिटी Y के लिहाज से क्या है. वो कह रहे हैं अपेरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ X इज नॉर्थ ईस्ट, यानी Y में बैठे हुए बंदे को X की वेलोसिटी की डायरेक्शन लग रही है नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान. तो वो मैंने ये एक वेक्टर शो किया है जो O से लेकर B तक जा रहा है. इसे हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, जिसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है उसको पहले लिखें और जिसके लिहाज से फाइंड करनी है उसको बाद में लिख के माइनस करते हैं. अब यहाँ पर गौर करें, वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहे हैं एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ Y एज ऑब्जर्व फ्रॉम द शोर. वो किनारे पे खड़ा हुआ अगर कोई दूसरा बंदा Y की एक्चुअल डायरेक्शन की बात करे तो वो क्या होगी. इसके लिए आप गौर करें, सबसे पहले तो हमने Vx की बात करनी है. Vx
नॉर्थ की तरफ है और रिलेटिव वेलोसिटी किस तरफ है, वो ओ से लेके बी तक ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान आ रही है। अब आप गौर करें, अगर रिलेटिव वेलोसिटी वी एक्स माइनस वी वाई है, मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसे फाइंड करते हैं, जिसकी वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं वो पहले लिखें और जिसके लिहाज से फाइंड कर रहे हैं वो बाद में लिखें और दरमियान में माइनस लगा दें। इसका मतलब है वी एक्स और माइनस वी वाई आपस में ऐड हो रहे हैं, और अगर माइनस वी वाई ऐड हो रहे हैं तो माइनस वी वाई कहाँ पे आएगा, इसको मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने v वेलोसिटी का वेक्टर बनाया था, इसको मैं जी सबसे पहले तो मैंने v वेलोसिटी का वेक्टर बनाया था इस तरफ, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी का। ये कौन सी वेलोसिटी है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। vx की ओरिजिनल जो वेलोसिटी है वो ये है, ओरिजिनल डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ, और जो माइनस वाई है, माइनस वाई और वी एक्स असल में ऐड हो रहे हैं और हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल रही है, यानी माइनस वाई और माइनस वाई और वी एक्स असल में ऐड हो रहे हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, v यानी रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स प्लस माइनस वी वाई। तो ये जो माइनस वी वाई है ये असल में कहाँ आएगा? ये ऊपर वी एक्स के हेड पे आएगा, जो हमने बनाया भी हुआ है, लेकिन यह मैं दोबारा आपको करके दिखाने लगा हूं। ये माइनस वी वाई यहाँ पे आएगा वी एक्स के हेड पे, और आप गौर करें अब रिजल्टेंट क्या बन रहा है, ओ से लेके बी तक। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? ओ से लेके ए तक और ए से लेकर बी तक। अब माइनस वी वाई का मतलब है वाई की एक्चुअल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर वाई की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी? प्लस वी वाई, और प्लस वी वाई किस तरफ होगी? जाहिर बात है वो इस तरफ होगी, यानी वेस्ट की तरफ। तो यही सारी की सारी एक्सप्लेनेशन थी जो हमने यहाँ पर सारी की सारी डिस्क्राइब कर दी। तो साथ साथ ये सारा वही कुछ है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। सो डायरेक्शन ऑफ वी वाई विल बी ड्यू वेस्ट, क्योंकि माइनस वी वाई आ रहा है ईस्ट की तरफ, माइनस वी वाई ईस्ट की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यस, माइनस वी वाई ईस्ट की तरफ आ रहा है, तो वी वाई किस तरफ होगा? वेस्ट की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का ही दूसरा पार्ट है, पार्ट बी, जिसमें वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स F, एक छोटी सी डायग्राम है, वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड टू अ स्मॉल ऑब्जेक्ट P ऑफ मैस M। ये ऑब्जेक्ट P है, इसका मैस M है, इज रेस्ट ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। प्लेन का एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अप एंड along the surface of plane on the object। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि along the plane up, यानी ऊपर की तरफ, along the plane, इसकी डायरेक्शन क्या है? रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन वो पूछ रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको स्टेप वाइज बनाएंगे और वो इस तरह से आपको बनती हुई नजर आएगी। मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमने बनाई कैसे है। सबसे पहले तो हमने mg को वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी इस p का जो वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, वो हमने mg बना दिया। इसी तरह एक डॉटेड लाइन मैंने लगाई है जो इस सरफेस के साथ बिल्कुल 90 के एंगल पर है, और अब हम वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो एंगल दो लाइंस के दरमियान होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान होता है। गौर कीजिएगा, ये जो नीचे वाली लाइन है ये मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाली लाइन, इसका और mg का आपस में कितना एंगल है? 90 का। इसी तरह ये जो सरफेस है, इसका सरफेस का और इस डॉटेड लाइन का भी आपस में एंगल कितना है? 90। तो जो एंगल दो लाइंस के दरमियान होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान होता है। इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है ये भी कितना होना चाहिए? थीटा। ये डायग्राम तो मैंने आपको लाइव इतनी बना के दिखा दी। अब बाकी मैं आपको नीचे जो मैंने पहले से डायग्राम बनाई है
उसके मुताबिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझना थोड़ा इजी लगे। देखिए एंगल थीटा तो मैंने बना के बता दिया। अब ये जो एम जी है, एम जी के दो कंपोनेंट्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। एम जी के हेड से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे इस डॉटेड लाइन के ऊपर। अब एम जी की टेल यानी पॉइंट पी से लेकर यहाँ तक एम जी का एक्स कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। थीटा के साथ हमेशा क्या आता है, कॉस थीटा, तो ये बन गया एम जी कॉस थीटा। और थीटा के सामने वाला यानी ये वाला जो कंपोनेंट है ये वर्टिकल कंपोनेंट है जिसे एम जी साइन थीटा बोलेंगे। अब चूंकि एम जी पॉइंट पी पे एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी यानी एम जी कॉस थीटा पॉइंट पी पे इस तरफ एक्ट करेगा और एम जी साइन थीटा पॉइंट पी पे इस तरफ अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसी तरह अब ये जो फोर्स F है, इस फोर्स की अगर मैं बात करूं तो इस फोर्स का भी इस प्लेन के साथ थीटा एंगल ही बनेगा, क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल है और प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल तो उसने पहले ही बता दिया था ये वाला। इसका मतलब है फोर्स का भी, ये भी मैं आपको बना के बता देता हूं, यानी ये फोर्स है जो बिल्कुल सीधा यहाँ पे एक्ट कर रही है, इसका भी प्लेन के साथ कितना एंगल बनना चाहिए, इसका भी एंगल थीटा ही बनना चाहिए। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि ये भी थीटा एंगल ही है। अब इसी तरह मैंने F को भी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना है। F के हेड से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्लेन के ऊपर। ये बात याद रखें कि परपेंडिकुलर उस लाइन के ऊपर ड्रॉ किया जाता है जिसके साथ एंगल थीटा बन रहा है। तो यहाँ 90 एंगल हमने बनाना है। F की टेल से यहाँ तक x कंपोनेंट बन गया F cos थीटा, और यहाँ से लेके हेड तक वर्टिकल कंपोनेंट बन गया। थीटा के सामने हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट होता है, दैट इज F sin थीटा इन दिस केस। अब यहाँ पर F cos थीटा अलोंग द प्लेन अपवर्ड है और mg sin थीटा अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड है। उसने कहा था कि रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में बताएं, तो जारी बात है रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, F cos थीटा को बड़ी फोर्स कंसीडर करें, इसमें से mg sin थीटा को माइनस कर दें, ये हमारा आंसर होगा। और यही उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आई मीन ऑप्शंस में लिखा है, मैंने करेक्ट ऑप्शन आपको बता दी है। 4 ऑप्शंस ये वाली गिवन है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन बन रही है ये वाली, यानी F cos थीटा माइनस mg। तो ये थी हमारी करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन हमारी हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी तो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको कर दी है, तो ये मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ सारा कुछ जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है। और जी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स a1 एंड a2 वर रिवर्स्ड हाउ वुड दिस अल्टर a1 क्रॉस a2। सबसे पहले तो हम देखेंगे a1 क्रॉस a2 का क्या मतलब है, उसके बाद हम a1 को उल्टाएंगे और a2 को उल्टाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। तो दोनों डायग्राम्स मैंने पहले ही बना दी हैं। देखिए फर्ज कर लें a1 ये नीचे था और a2 इस तरफ था। a1 को a2 की तरफ अगर करेंगे राइट हैंड की मदद से, तो आप गौर करें राइट हैंड रूल की मदद से जब मैं a1 को a2 की तरफ करूंगा तो आप भी अपने राइट हैंड से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो थंब की डायरेक्शन है वो अपवर्ड, यानी इस पोस्चर के लिहाज से ऊपर की तरफ आएगी, यानी आपकी स्क्रीन के, मोबाइल की स्क्रीन के या जिस भी डिवाइस से आप ये लेक्चर सुन रहे हैं उस स्क्रीन के बाहर की तरफ, आउटवर्ड, आउट टू द स्क्रीन। और इस आउटवर्ड डायरेक्शन को मैंने यहाँ पर इस तरह शो किया है, a1 क्रॉस a2 की ये डायरेक्शन है। अब अगर मैं a1 के सारे कंपोनेंट्स को उल्टा दूं तो इसका मतलब है वो माइनस a1 बन जाएगा। इसी तरह a2 के भी सारे कंपोनेंट्स को रिवर्स कर दें तो वो माइनस a2 बन जाएगा। a1 का नेगेटिव करना हो तो डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे, तो मैंने a1 की डायरेक्शन ये कर दी, ऑपोजिट कर दी और ये माइनस a1 बन गया। इसी तरह a2 का भी ऑपोजिट करना हो तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट इस तरफ कर देंगे, तो मैंने इसकी डायरेक्शन ये कर दी, माइनस a2। अब माइनस a1 को माइनस a2 की तरफ घुमा के चेक करें दोबारा राइट हैंड की मदद से। आप गौर कीजिए, अब दोबारा राइट हैंड की मदद से आप ये डायरेक्शन बनाएंगे तो थंब अभी भी आउट ऑफ द स्क्रीन ही आ रहा है। इसका मतलब है दोनों केसेस में डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। और अगर डायरेक्शन सेम है तो हम चेक करते हैं कि क्या मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब है वेक्टर प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो असल में वेक्टर प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा
क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। एक्सप्लेनेशन में ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की है। अगर हम रिवर्स कर देंगे A1 माइनस A1 बन जाएगा, A2 माइनस A2 बन जाएगा। अब माइनस A1 क्रॉस माइनस A2 की हमने बात करनी है। माइनस A1 क्रॉस माइनस A2 देखें, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो मैग्नीट्यूड A1 A2 पॉजिटिव ही रही, साइन थीटा भी साथ आ गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ A1 क्रॉस A2, तो दोनों की मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। चाहे माइनस A1 क्रॉस माइनस A2 की बात की जाए, चाहे A1 क्रॉस A2 की मैग्नीट्यूड की बात की जाए, यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के दरमियान एंगल भी सेम है। आप गौर करें, एंगल भी बिल्कुल सेम है। इसके बाद अगर हम डायरेक्शन की बात करें, एंड फ्रॉम फिगर डायरेक्शन ऑफ माइनस A1 क्रॉस माइनस A2 इज ऑल्सो सेम एज दैट ऑफ A1 क्रॉस A2। इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, सो वेक्टर प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम 3 डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक A1 क्रॉस A2 अ नल वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, आप पहले A1 क्रॉस A2 का फॉर्मूला लिख लेंगे। A1 मैग्नीट्यूड, A2 मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय n हैट। 3 डिफरेंट कंडीशंस कौन सी हैं? सिंपल सी बात है, या तो दोनों नल वेक्टर होंगे, दोनों में से कोई एक भी नल वेक्टर होगा तो वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर नल वेक्टर आएगा, या दोनों के दरमियान एंगल 0 है, या दोनों के दरमियान एंगल 180 है, क्योंकि साइन 0 का आंसर भी 0 होता है, साइन 180 का आंसर भी 0 होता है। और अगर वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 0 आ जाए तो उसको जब आप यूनिट वेक्टर n हैट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नल वेक्टर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। वो कह रहा है आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द रीजन। हमने सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही नहीं बताना, रीजन भी बतानी है। तो सबसे पहले तो हम बात करने लगे हैं पार्ट ए की। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट इट इज नॉट मूविंग नॉर रोटेटिंग। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की सिर्फ रेस्ट वाली कंडीशन तो नहीं है, मोशन में भी तो इक्विलिब्रियम आ सकती है। और वो कब आती है? जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, चाहे वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, चाहे वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो अगर हम इन दोनों इक्विलिब्रियम की इकट्ठी बात करें तो इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम में तो बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर या यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन कर रहा होता है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट में वो कह रहा है इफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगॉन देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वो क्लोज्ड पॉलीगॉन बना रही हैं तो सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। अभी हमने इसी चैप्टर के एक शॉर्ट क्वेश्चन में किया था कि अगर क्लोज्ड पॉलीगॉन बने, इसका मतलब ये होता है लास्ट वेक्टर का हेड फर्स्ट की टेल से मिल रहा है, और जब भी ऐसा हो रिजल्टेंट क्या आता है? 0। अब ये बात तो तय है कि इस सिचुएशन में सारी फोर्सेस का सम 0 आ रहा है, और अगर रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस 0 है तो हम कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। और अगर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अभी भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने के बारे में हमें कुछ नहीं पता। सो हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में जरूर कह सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को मैं ट्रू कह सकता हूं अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हद तक बात करें, लेकिन कंप्लीट इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0 भी साबित होना जरूरी है। बिकॉज इफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगॉन देन इट मींस हेड ऑफ लास्ट। ये सारी वही स्टोरी है जो मैंने अभी आपको सुनाई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है अ पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय 2 स्ट्रिंग्स शो बाय डायग्राम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्ट्रिंग फॉर व्हिच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। 2 स्ट्रिंग्स की मदद से हमने एक पिक्चर को हैंग किया हुआ है और हमने ये बताना है कि किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो टेंशन है वो मिनिमम आएगी। जी, सबसे पहले तो ये एक पिक्चर है, यहाँ पॉइंट ओ पे हमने फर्ज कर लें कोई कील वगैरह, कोई नेल, हमने उसकी मदद से हमने ये पिक्चर को सस्पेंड किया हुआ है। एक रस्सी ये है जहाँ टेंशन T1 एक्ट कर रही है, एक रस्सी ये है जहाँ पे टेंशन T2 है। दोनों तरफ पिक्चर के साथ इनका सेम एंगल बन रहा है। फिलहाल मैंने क्या किया है, मैंने T1 को भी 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है, T1 cos थीटा और T1 sin थीटा। इसी तरह T2 को भी 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है, T2 cos थीटा और T2 sin थीटा। अब ये जो पिक्चर है उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये तो मैंने सारी रेजोल्यूशन आपको बता दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर तो चले मैंने पहले लिख दिया 90 डिग्री, लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन में हमने ये सारा रिजॉल्व किया, उसके बाद हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे।
हम जानते हैं फर्स्ट कंडीशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो वाला पोर्शन शामिल करूं तो मेरे पास अपवर्ड फोर्स क्या थी, राइटवर्ड फोर्स थी T1 cos थीटा और लेफ्टवर्ड थी T2 cos थीटा। दोनों को माइनस करने से आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। एक को माइनस क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अपोजिट थी। तो ये अगर गौर करें तो ये वाली दूसरी तरफ चली जाएगी, ये cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास T1 और T2 की मैग्नीट्यूड सेम आ गई। इसी तरह अगर मैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो की बात करूं तो जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको पिछली फिगर एक दफा दिखा दूं। देखिए इस फिगर में दोनों फोर्सेस वर्टिकली अपवर्ड, दो अपवर्ड फोर्सेस हैं, T1 साइन थीटा, T2 साइन थीटा और एक डाउनवर्ड फोर्स है mg। अब हमने क्या करना है, हमने अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लिखना है, अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव, और इन सब का सम क्या होना चाहिए, जीरो। अब ये जो नेगेटिव है W, इसको राइट हैंड साइड पे मैं ले जाता हूं, जिसकी वजह से ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब साथ ही साथ T1 और T2 की जगह मैंने सेम T पुट कर दिया, क्योंकि ये तो आपस में बराबर आ गए थे। पहले हमने इनको साबित किया हुआ है कि ये आपस में सेम है, और T1 T2 अगर सेम है तो दोनों की जगह T पुट कर दिया, फिर ये बन गया 2T साइन थीटा, और T की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, W डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। अब टेंशन का आंसर अगर मैंने मिनिमम लेके आना है तो साइन थीटा का आंसर मैक्सिमम आना चाहिए, और साइन थीटा का आंसर मैक्सिमम कब आता है, जब थीटा एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह मैं 90 डिग्री पुट कर दूंगा, और जब थीटा की जगह आप 90 डिग्री पुट कर देंगे तो फिर आपके पास टेंशन मिनिमम हो जाएगी, और उस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, W/2। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिएगा, ये जब हम एंगल थीटा की जगह 90 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा W/2। इस टेंशन को मैं मिनिमम टेंशन कह सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त साइन फंक्शन का आंसर हमने मैक्सिमम पुट कर दिया है, तो इसलिए दिस इज मिनिमम टेंशन विच इज इक्वल टू W/2। और यहाँ पे आप गौर करें, पिक्चर के साथ दोनों स्ट्रिंग्स कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री, और मिनिमम टेंशन की वैल्यू भी कितनी आ गई है, W/2। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। हमने बॉडी को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इर्द गिर्द ही घुमाना है, और जो अप्लाइड फोर्स है वो भी उसका अपना ही वेट है। अब आप गौर कीजिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट होता है जहां बॉडी का सारा वेट एक्ट करता है, यानी वेट एक्ट इधर ही कर रहा है, और हमने घुमाना भी इसी के इर्द गिर्द है, यानी पिवट पॉइंट भी यही है। हम जानते हैं कि जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट पॉइंट से पास करे तो उसकी वजह से मोमेंट आर्म जीरो होने की वजह से टॉर्क जीरो हो जाता है। यहाँ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि mg वेट वाली जो फोर्स है ये पिवट पॉइंट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही तो पास कर रही है, तो इसके लिहाज से मोमेंट आर्म जीरो होने की वजह से टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, और जब टॉर्क जीरो होगा तो बॉडी अपने वेट की वजह से अपने ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इर्द गिर्द रोटेट नहीं कर सकती। ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने सारे के सारे चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।